वेलकम टू पुनीत अकेडमी स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जो है अपनी प्रीमियर क्लासेस जनरल साइंस की जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, जिसमें हम लोग यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, DSSB, दिल्ली पुलिस, सीटेट वगैरह जितने भी आपके जो है एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, उसको हम लोग जो है कवर कर रहे थे। और इससे पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको जो है काफ़ी डिटेल्स में इंट्रोडक्शन वगैरह इस चैप्टर का, जिसमें हमने जो है सेल चैप्टर स्टार्ट किया था और जनरल टर्म्स ऑफ साइंस की जो है मैंने आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है। हालांकि अभी तक हमने जो है एक भी अपना जो है MCQ स्टार्ट नहीं किए हैं, बट पहले हम लोग जो है सेल चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है इस पर MCQ क्वेश्चन सोल्व करेंगे स्टूडेंट। तो आप उन वीडियो को जो है ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कीजिएगा। तो देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है सेल मेम्ब्रेन वगैरह आप लोगों को पढ़ा दिया था, जिसमें हमने जो है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन आपको जो है कंप्लीट करा दिया था। और हम लोग जो है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस वगैरह पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन जब होती है, जब तक इक्विलिब्रियम ना अटेन हो जाए तो उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। और ऑस्मोसिस जो है एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है जिसमें जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो आज भी हम लोग जो है पहले इसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इसका जो पूरा कोर कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग जो है कवर करेंगे। तो देखिए प्लाज्मोलाइसिस क्या है। इट इज़ द फिनोमिना इन विच लिविंग प्लांट लूजेज वाटर, यानी कि लिविंग प्लांट जब वाटर लूज करता है ऑस्मोसिस से, ड्यू टू विच देयर इज श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ द सेल टेक प्लेस अवे फ्रॉम द सेल वॉल। सेल वॉल से दूर की तरफ जब सेल का जो कंटेंट है श्रिंकेज हो जाएगा तो हम लोग उसको जो है प्लाज्मोलाइज कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने जो है एक प्लांट सेल कंसीडर करी है, इस प्लांट सेल को हमने जो है टर्जिड सेल अब बना लिया है, यानी कि इसको किसी लिक्विड सॉल्यूशन में रख दिया है। तो इसमें जितना भी सेल का कंटेंट है वो सेल वॉल से दूर की तरफ जो है चला जाएगा, बस एक ही पॉइंट पे जो है कहीं ना कहीं पे वो जो है लाई करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो ये वो फिनोमिना होता है जिसमें लिविंग सेल वाटर लूज करती है ऑस्मोसिस से और उसका जो है श्रिंकेज हो जाता है कंटेंट का अवे फ्रॉम द सेल वॉल। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो जोक होती है जिसको हम लोग इंग्लिश में लीच कहते हैं, अगर हम उसमें जो है सोल्ट ऐड कर दें, उसके ऊपर अगर हम सोल्ट डाल दें तो ब्लड को अपनी बॉडी में से जो है बाहर की तरफ निकाल देगी। डैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू डीप्लाज्मोलाइज ऑफ द सेल। चलिए तो मूव करेंगे हम लोग जो है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन मैंने बताया था मूवमेंट ऑफ सोल्यूट और आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसी तरीके से आपको ऑस्मोसिस बताया था, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वाटर का मूवमेंट या सॉल्वेंट का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो जाए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में, तो इसको हम लोग जो है ऑस्मोसिस कहते हैं। देखिए इसमें जो है बच्चों को काफ़ी डाउट रहता है, तो आप इसको ठीक से जो है समझ लीजिएगा। अब देखिए ऑस्मोसिस जो है उसको हम लोग जो है डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट्स भी कह सकते हैं। तो ऑस्मोसिस में हम लोग जो है एंडोमोसिस भी हो सकता है और एक्सोमोसिस भी हो सकता है। अगर कहीं पे एंडोमोसिस हो रहा है तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल इज कॉल्ड एंडोमोसिस, यानी कि सॉल्वेंट जब सेल के अंदर जाएगा तो एंडोमोसिस होगा और सॉल्वेंट पार्टिकल जब आउटसाइड द सेल जाएगा तो आपका जो है एक्सोमोसिस कहलाएगा। इसी तरीके से देखिए आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हम लोगों ने डिस्कस अभी किया नहीं है, आज हम लोग जो है इसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द सेल, यानी कि 3 टाइप का आपका जो है सॉल्यूशन बन सकता है, जिसमें आपका जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन सकता है। यानी कि हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे, विद एग्जांपल के साथ इसको पढ़ेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाया हुआ है, ये एक प्लाज्मोलाइज RBC है। हम लोग जो है इन तीनों का एग्जांपल बाय कंसीडरिंग RBC जो है पढ़ेंगे, जिसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन शो किया हुआ है, सेकंड में आइसोटोनिक सॉल्यूशन शो किया हुआ है और थर्ड में जो है आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन शो किया हुआ है। तो पहले हम लोग जो है इनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम जो है इसका इफेक्ट विद एग्जांपल देखेंगे। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म टू द सेल, इट इज़ कॉल्ड आइसो। देखिए आइसो वर्ड साइंस में जब भी यूज़ होता है तो हमेशा क्या होता है, इक्वल कंसंट्रेशन के लिए यूज़ हो रहा है ये वर्ड आइसोटोनिक। तो जब कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म सेल, तो उस ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम RBC सेल को या किसी भी
सेल को, जैसे एग शेल हुआ या आपका रेजिन हुआ जिसमें हम लोग किशमिश वगैरह बोलते हैं उसको, अगर हम रखते हैं तो उसके जो साइज़ है उसमें कोई भी चेंज आपका नहीं आएगा, यानी कि देयर इज़ नो चेंज इन द साइज़ ऑफ द, ठीक है, रेजिन्स या एग सेल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंटर करेगा और उतना ही वाटर जो है बाहर चला जाएगा। इसी तरीके से देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज़ मोर देन इनसाइड द सेल, यानी कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की जो है आउटसाइड ज़्यादा है इनसाइड द सेल से। ड्यू टू दिस जो सेल होती है वो वाटर को लूज़ करती है एंड बिकम प्लाज्मोलाइज वो हो जाती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, हाइपरटोनिक, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइपर जो है ब्लड प्रेशर जब हाइपर हो जाता है तो उसी तरीके से आपका हाइपर का मतलब ज़्यादा। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज़ मोर देन इनसाइड द सेल, से ज़्यादा कंसंट्रेशन है, इसकी वजह से सेल के अंदर से वाटर जो है बाहर की तरफ जाएगा तो वो सेल क्या हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज हो जाएगी, और उसमें जो है श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल हो जाएगा ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। तो उसको हम लोग जो है एक्सोमोसिस कहते हैं, और इसके इसमें जो सेल का साइज है वो आपका जो है कम हो जाएगा, यानी कि सेल का जो है वो आपकी कंट्रैक्ट कर जाएगी। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे शो किया हुआ है, एक आरबीसी जो है आपकी प्लाज्मोलाइज हो गई है, उसका कंटेंट जो है वो सिकुड़ गया, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर है वो बाहर ज़्यादा आएगा और अंदर मान लेते हैं कि एक ही वाटर जो है एंटर कर पाए। बट आपको याद रखना है दोनों ही सिचुएशन यहाँ पे जो है होती है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वाटर जो है अंदर बाहर की तरफ ही आ रहा है, कुछ वाटर अंदर भी जाता है, ठीक है, कुछ वाटर हमेशा जो है अंदर की तरफ भी मूव करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एरो से शो किया, मान लीजिए एक वाटर अंदर आया बट 2 वाटर निकल गया तो सेल का साइज रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेसर देन दैट ऑफ साइटोप्लाज्म सेल, यानी कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का जो है आउटसाइड सेल का कम है साइटोप्लाज्म सेल से। तो इस केस में जो है बाहर से वाटर अंदर एंटर करेगा, बाहर की तरफ वाटर कम जाएगा तो सेल जो है स्वेलअप हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी ड्यू टू एक्सेसिव एंडोमोसिस। तो इस केस में आपकी जो है स्वोलन सेल हमें जो है मिलेगी। एग्ज़ाम्स में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो काफ़ी बच्चे जो हैं उसको गलत करके आते हैं। तो आप आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का कंसेप्ट अगर आप यहाँ समझ लेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको जो है इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसको मूव करेंगे हम लोग जो है थोड़ा डिटेल में और देखते हैं कि एनसीईआरटी जो है क्या कहती है इसके ऊपर। तो देख लीजिए यहाँ पे सेम ही चीज़ दी है, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल मीनिंग आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डिल्यूट, सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। इस सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन लीव। याद रखना है आपको, द नेट ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, वाटर एंटर करेगा सेल में, सेल स्वेलअप हो जाएगी। डिक्टो एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक है। इसी तरीके से इफ, चलिए मूव करते हैं, इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल देयर विल नो नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब मीडियम में एग्जैक्टली सेम कंसंट्रेशन होगी यानी कि आउटसाइड और इनसाइड द सेल तो उसको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट ऑफ वाटर इज गोइंग इज सेम एज द अमाउंट यानी कि गिविंग आउट, सो देयर इज़ नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, द सेल विल स्टे द सेम साइज, यानी कि इस समय सेल जो है वो सेम साइज़ की रहेगी। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैं आपको जो है प्रीवियस स्लाइड में आपको पूरा इसको जो है मैं शो कर चुका हूँ। इसी तरीके से इफ़ द मीडियम हैज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, अगर मीडियम में वाटर की कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मीनिंग इट इज़ वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में वाटर कम होता है, हमेशा याद रखना है। द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगेन वाटर क्रॉसेज द सेल इन बोथ डायरेक्शन बट इस समय मोर वाटर जो है वो सेल को लीव करेगा और सेल विल श्रिंक, ठीक है। तो आपको कोई भी सॉल्यूशन जिसमें ये तीनों केसेस होते हैं तो आपको इस तरह से उसको जो है डील करना है। चलिए तो हम लोग जो है मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम लोग जो है सेल वॉल के बारे में पढ़ लेते हैं। काफ़ी एग्जाम्स में सेल वॉल पे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो देखिए सेल वॉल जैसा आप लोगों को पता है, इट इज़ द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल की सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग क्या होती है आपकी, सेल वॉल होती है। इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में जो है ये एब्सेंट होती है, यानी कि इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल इज़ रिजिड, स्ट्रॉन्ग, थिक एंड पोरस। तो सेल वॉल आपकी स्ट्रॉन्ग, रिजिड, थिक बट पोरस होती है।
नॉन लिविंग स्ट्रक्चर सेल वॉल का होता है। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपकी सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ मेड ऑफ सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज, ये भी आपको जो है याद रखना है कि आपकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की बनी होती है। इसी तरीके से द सेल वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल आर जॉइंड बाय लेयर कॉल्ड मिडल लैमी। जो दो कोई भी सेल वॉल बनती है, एडजेसेंट सेल वॉल बनती है, तो मिडल लैमिली के थ्रू जो है जुड़ी होती है। माइक्रोस्कोपिक चैनल्स को हम जो है प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जो कि इसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं इस लाइन को, सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल and joined by a layer called middle lemma and microscopic channel is called plasmodesmata for the transportation। तो किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे एक डायग्राम आपको शो किया हुआ है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको मिडल लेमा शो किया हुआ है, प्लाज्मोडेस्माटा जो कि दो या दो से ज़्यादा सेल्स को जोड़ते हुए आपको दिखा रहा है। यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और सबसे अपर मोस्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको शो की हुई है। तो आपको देखिए डायग्राम से तो इतना कोरिलेट नहीं कर पाओगे, अगर आपने ऊपर जो मैंने थ्योरी समझाई अगर आप उसको समझ गए तो यहाँ से क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो कि जो दो एडजेसेंट सेल होती है वो ज्वाइन किसके थ्रू होती है, मिडल लैमिली के थ्रू या मिडल लेमा के थ्रू वो ज्वाइन होती है, और जो है माइक्रोस्कोपिक चैनल क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है। चलिए तो फंक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग सेल वॉल की। इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल, यानी कि ये जो है एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है सेल को। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल, ये प्रोवाइड करने का काम करती है। ये परमिएबल नेचर में होती है और अलाउ करती है एंट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इन डिफरेंट साइज, या डिफरेंट तरीके से एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स को ये अरेंज करती है या उसको मैनेज करती है। इसी तरीके से देखिए कुछ और पॉइंट्स कवर करेंगे। इट परमिट द सेल ऑफ प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया तो विद स्टैंड विद ब्रस्टिंग। मान लीजिए कोई भी सेल है उसमें कंटिन्यूसली अगर वाटर आ रहा है, ठीक है, तो ये जो है आपकी सेल वॉल उतना ही प्रेशर उसके इसमें एक्सर्ट करेगी। मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो ये उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो आपकी सेल जो है वो स्वेलो नहीं हो पाएगी। तो वही बताया, इट परमिट द सेल ऑफ प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया तो विद स्टैंड विद ब्रस्टिंग, यानी कि आपका जो है प्लांट की सेल को फंगी बैक्टीरिया से बचाती है। इसी तरीके से हाइपोटोनिक मीडियम में सेल जो है वाटर को गेन करती है ऑस्मोसिस से, सेल स्वेलअप हो जाती है, लेकिन ये जो है उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करती है सेल वॉल के अगेंस्ट। इसकी वजह से सेल वॉल भी उतना ही अगेंस्ट प्रेशर अप्लाई कर रही है स्वेलन सेल पे। देखिए स्वेलन सेल ने प्रेशर अप्लाई किया, सेल वॉल ने भी प्रेशर अप्लाई किया, दोनों प्रेशर जब इक्वल हो जाएगा तो उस केस में जो है आपकी सेल वॉल उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करके उस सेल को ब्रस्ट नहीं होने देगी। तो इस तरीके से आपकी जो सेल वॉल है वो प्लांट में एक तरीके से उसको जो है हाइपोटोनिक मीडियम में सर्वाइव करा पाएगी। इसी तरीके से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल कैन टॉलरेट मच ग्रेटर चेंजेस इन सराउंडिंग मीडियम देन द एनिमल सेल। तो आपको याद रखना है प्लांट के अंदर जो प्लांट सेल होती है ये बहुत ज़्यादा चेंजेस को जो है सराउंडिंग मीडियम में होने वाले चेंजेस को बियर कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है। इवन हाई टेम्परेचर रीजन में भी सेल वॉल प्लांट को बचाती है, लो टेम्परेचर रीजन में भी बचाती है। अगर प्लांट में से सेल वॉल ख़त्म कर दी जाए तो प्लांट बहुत ही कम चांस है कि वो आज के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये सारा आपको जो है फंक्शन आपको सेल वॉल का याद रखना है। इसी तरीके से चलिए मूव करेंगे हम लोग जो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में आपको जो सबसे पहला जो टर्म याद रखना है, इसकी डिस्कवरी का याद रखना है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी। लेक्चर 1 में बताया था आपको, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। तो देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में न्यूक्लियस को पढ़ते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके जो PDF नोट्स है स्टूडेंट्स, जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी अच्छा कंटेंट हम लोग जो है साइंस का जो है प्रोवाइड करने वाले हैं। बाकी देखिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए जो है कोई भी शॉर्ट ट्रिक हम लोगों के पास नहीं है। पहले हम लोग मेहनत करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चंस में जो है अपने लेवल को चेक करते जाएंगे। चलिए तो अभी मैं आपको न्यूक्लियस पढ़ा रहा था, तो इसी पे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक इनलार्ज व्यू ऑफ न्यूक्लियस शो किया है। यहाँ पे आपको जो है एक एनिमल सेल शो किया है, इसी का इनलार्ज व्यू न्यूक्लियस का यहाँ पे शो किया हुआ है, जिसमें आपको न्यूक्लियर पोर शो किया हुआ है। यहाँ पे आपको जो है राइबोसोम शो किया हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस शो किया हुआ है
और आपको जो है ई क्रोमेटिन या ईचोक्रोमेटिन, आपको यहाँ पे क्रोमेटिन नहीं समझ लीजिए, यहाँ पे आपको शो किया हुआ है न्यूक्लियर एनवेलप शो किया हुआ है, इनर मेम्ब्रान और आउटर मेम्ब्रान शो की, यानी न्यूक्लियस के ऊपर कैसे होती है, डबल मेम्ब्रान होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आपका न्यूक्लियोलस होता है, जो कि वेल अरेंज नहीं होता है। न्यूक्लियस के साथ में क्या जुड़े होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़े होते हैं। आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो देखिए, जैसे पहले बताया, मेरी ये जो वीडियोस है इसको जो है अगर आप 9th-10th क्लास का स्टूडेंट भी पढ़ेगा तो काफ़ी डिटेल में जो है यहाँ से इस सेल चैप्टर को ना सिर्फ पढ़ लेगा बल्कि दूसरे बच्चों को पढ़ा देगा। इसी तरीके से राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे ऐड किए हुए यहाँ पे शो किए हुए हैं। चलिए, तो अब बात करेंगे हम लोग जो है, न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली विच डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑल द सेलुलर एक्टिविटी। तो सबसे इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनली है जो डायरेक्ट और कंट्रोल करता है सारी की सारी सेल की एक्टिविटी को। इसलिए हम लोग जो है कई बार न्यूक्लियस को हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल, या मैं एक और वर्ड अगर यहाँ पे यूज़ करूँ तो ब्रेन ऑफ द सेल भी मैं इसको कह सकता हूँ। यानी कि न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल, यानी कि सेल का मस्तिष्क में जो मैं इसको कह सकता हूँ। तो देखिए, आप सोच सकते हैं जब हम लोग जो है किसी भी चीज़ को ब्रेन ऑफ सेल कह रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है उसका यहाँ पे हो सकता है। इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे बताया, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831 इन यूकैरियोट ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, जबकि प्रोकैरियोट में हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लास में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। तो प्रोकैरियोट में प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है जिसको हम लोग ओनली न्यूक्लियोइड कहते हैं। जहाँ पे आपको याद रखना है डबल मेम्ब्रान लेयर कवरिंग होती है न्यूक्लियस के ऊपर, उसको हम लोग जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रान कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रान में पोर होते हैं जो रेगुलेट करते हैं मूवमेंट ऑफ द मटेरियल को इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर और बाहर, यानी कि न्यूक्लियस की सेल और आपका जो है पूरे साइटोप्लाज्म में कोई भी मॉलिक्यूल्स यहाँ से मूव कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है किस टाइप की सेल को किस टाइप का रिक्वायरमेंट है, उसमें जो है वो मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए वगैरह का यूज़ करके जो है मैसेज क्रिएट करेगा। चलिए मूव करेंगे हम लोग इसके अलावा। बिसाइड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रान, न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस भी उसी के अंदर होता है। क्रोमेटिन मटेरियल भी इसी में होता है जो किसका बना हुआ है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो कि क्रोमेटिन का बना हुआ है। क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है आपका डीएनए का बना होता है, और जो कि डीएनए और क्रोमेटिन आपका जो है डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है, जो अल्टीमेटली कंडेंस होके क्रोमोजोम फॉर्म करता है। तो ये लाइन आपको थोड़ा कम समझ में आएगी, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। बिसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रान, न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, उसमें होता है जो क्रोमेटिन मटेरियल जो कि क्रोमेटिन का बना हुआ है। इसी तरीके से क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, जो कि बाद में जब डिवीज़न स्टेट आती है, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा इसको, तो क्रोमोजोम फॉर्म करते हैं। तो क्रोमोजोम या क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए। तो क्रोमेटिन या क्रोमोजोम्स में डीएनए होता है जो स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को और ट्रांसमिट करता है हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल में या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। साथ ही साथ जो है ये जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है ये सेल के फंक्शन कराने में हेल्प करती है, उसको ग्रो कराने में हेल्प करती है, उसको रिप्रोड्यूस कराने में हेल्प करती है। बाकी आप लोगों ने पढ़ा है, हमको हमारे कुछ कैरेक्टर जो अपने पेरेंट्स से रिसीव हुए हैं वो सब भी जो है डीएनए के थ्रू ही हमको जो है रिसीव होते हैं। डीएनए की वर्किंग को ही हम लोग जो है जीन्स कहते हैं, यानी कि फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज जीन, यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी मैं पूरा डिटेल में आपको ये सारे पॉइंट्स दोबारा से बताऊंगा। चलिए फंक्शन पढ़ लेते हैं एक बार न्यूक्लियस का हम लोग। इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल एंड रेगुलेट द सेल साइकिल। तो ये सारी की सारी सेल की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है, और सेल का जो फंक्शन है, सेल का जो डिवीज़न है, यानी कि सेल का जो साइकिल है उसको रेगुलेट करता है। इसी तरीके से इट हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि कैरेक्टर को जो है ट्रांसमिट करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग। जैसे हमें जो है अपने पेरेंट्स से बहुत सारे कैरेक्टर रिसीव हुए हैं, जैसे हमारी हाइट हमारे पेरेंट्स के जैसी है, आइज़ का कलर हमारे पेरेंट्स का ठीक है हमसे मैच करता हुआ है, इसी तरीके से स्किन का कलर हो सकता है, आइज़ का कलर हो सकता है। तो दे ऑल आर नथिंग बट हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो हैं हमें अपने पेरेंट्स से हमको रिसीव हुए हैं। तो चलिए जैसे मैं बता रहा था आपको 1 by 1 इसका जो कंस्ट्रेंट्स है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम डीएनए
हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए डीएनए क्या है, डीएनए ही डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये देखिए यहाँ पे आपको एक डीएनए का डायग्राम दिखाया हुआ है जिसमें आपको डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जब डीएनए को अलग से पढ़ेंगे, हम लोग जब हेरिडिटी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का उसके बारे में मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। इसी तरह से जब हम लोग डीएनए पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा, यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिखाया हुआ है ये आपका जो है हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को यहाँ पे शो किया हुआ है, जिसके जो है डिस्कवरी ठीक है वॉटसन एंड क्रिक 1953 में करी थी। बट आपको याद रखना है डीएनए की सबसे पहले खोज जो है ठीक है वो आपका जो है मॉरिस विल्किन ने की थी। इसी तरीके से कुछ और साइंटिस्ट का नाम भी बताएंगे, जैसे रोजलिन फ्रैंकलिन ने भी जो है डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसकी डिस्कवरी में काफ़ी बड़ा योगदान उनका भी रहा है। तो अभी जो याद रखना आपको हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वॉटसन एंड क्रिक 1953। चलिएगा इसी तरीके से देखिए क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल इज कंडेंस्ड इनटू कम्पैक्ट रोड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोसोम, यानी कि जितना भी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है जो कि पहले क्रोमैटिन के फॉर्म में था। अब क्रोमैटिन क्या है, तो क्रोमैटिन आपका जो है धागे की तरह उलझी हुई कुछ संरचनाएं जो है न्यूक्लियस के अंदर कुछ इस टाइप का जो है धागे की तरह उलझी हुई संरचनाएं होती हैं, जो बाद में जब डिवीजन स्टेट आता है तो एक पर्टिकुलर फॉर्म में कुछ इस तरह के अरेंजमेंट में जो है ये सब फॉर्म हो जाती हैं, जिससे क्या बनता है आपका क्रोमोसोम्स बनता है। तो यहाँ पे देखिए वही मैंने एक्सप्लेन किया है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल इज कंडेंस इनटू कॉम्पैक्ट रोड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जब कंडेंस होता है तो क्या फॉर्म करता है आपका क्रोमोसोम फॉर्म करता है। तो देखिए जीन्स क्या है, जीन्स है आपका जीन्स आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का सेगमेंट है या फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम्स है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वन और सेवरल फंक्शन ऑफ सेल, यानी कि सेल के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा फंक्शन ये करते हैं। हेरिडिटी जो करेक्टर जो सेल में जो पास होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो सारा जो है जीन्स ही कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि किस तरह से क्रोमोसोम्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये आपका जो है सेंट्रोमेयर है, ये क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमैटिड है, यहाँ पे भी आपको जो है क्रोमैटिड शो किया हुआ है। तो क्रोमैटिड क्या होते हैं, उलझे हुए धागे की संरचनाएं को ही हम लोग क्रोमैटिड कहते हैं। जो वो वेल अरेंज होते हैं दे विल फॉर्म क्रोमोसोम्स। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया है जिसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। तो इसी के ऊपर कहीं कहीं पे जो है जीन्स यहाँ पे शो किया हुआ है। तो आपका जो डाउट है विद रिलेटेड टू डीएनए क्रोमोसोम और जीन वो ज़रूर दूर हुआ होगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से देखिए क्रोमैटिन मैंने बताया, क्रोमैटिन मटेरियल इज इंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन मटेरियल में इन द सेल विच आर नॉट डिवाइडिंग व्हेनेवर सेल इज अबाउट टू डिवाइड ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेट। याद रखना है किस स्टेज में ऐसा होता है, तो सिर्फ और सिर्फ मेटाफेज स्टेट में ही ऐसा होता है जिसमें कि क्रोमैटिन मटेरियल जो है वेल अरेंज हो जाते हैं। तो क्रोमैटिन मटेरियल जब वेल अरेंज हो जाएगा कंडेंस हो जाएगा रोड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग जो है क्रोमोसोम्स कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम के थ्रू मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। तो क्रोमैटिन इज फॉर्म इनटू क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेट। तो आपको जो है न्यूक्लियस को सबसे याद आने वाला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए तो हम लोग मूव करेंगे अब साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, द लिक्विड पार्ट इन विच द अदर सेल ऑर्गेनेली फ्लोट, यानी कि सेल का जो लिक्विड पार्ट है न्यूक्लियस को छोड़ के जिसमें कि सारे सेल ऑर्गेनेली फ्लोट कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने करी, कोलिकर ने करी 1862 में। इम्पोर्टेंट है, आपको जो है काफ़ी कम बुक्स में जो है इसकी इतनी नॉलेज आपको गिवन होगी जिसमें आपको जो है साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी से रिलेटेड साइंटिस्ट का नाम गिवन होगा। तो कोलिकर ने जो है 1862 में साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी। इट इज़ द साइट ऑफ बोथ बायोसिंथेटिक एंड कैटाबॉलिक पाथवे, यानी कि ये जो है वो साइट होती है जहाँ पे बायोसिंथेटिक यानी कोई भी मटेरियल बनता है, कैटाबॉलिक मतलब कोई। तो वी कैन से साइटोप्लाज्म द साइट ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म मतलब किसी भी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से आपका जो है सिंपलर बनता है, और बायोसिंथेटिक का मतलब होता है आपका जो है
कम्प्लेक्स से सिंपल कोई भी चीज़ बन रही है, यानी कि फॉर्मेशन जब हो रहा है सिंपल टू कम्प्लेक्स तो बायोसिंथेटिक है, और कम्प्लेक्स टू सिंपल बन रहा है तो कैटाबोलिक पाथवे आपका होगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं इट कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट, वन इज साइटोल एंड अदर इज सेल ऑर्गेनेली। तो साइटोल क्या है? एक्वस सोल्यूबल पार्ट ऑफ वेरियस फाइब्रस प्रोटीन, जो कि एक प्रोटीन का बना हुआ है जिसको हम लोग कई बार साइटोस्केलेटन भी कहते हैं। इट कंटेन 90% वाटर, यानी कि साइटोप्लाज्म का 90% वाटर ही आपका साइटोल है, और उसमें 7% वाटर है, 2% प्रोटीन, अदर 1% कार्बोहाइड्रेट आपका होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये भी। इसी तरीके से सेल ऑर्गेनेली, लिविंग पार्ट ऑफ सेल हैविंग डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शन, बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देयर आर सिंगल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। तो आपको याद रखना है सेल ऑर्गेनेली, अभी हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे इसको। दे आर लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, जिसका एक डेफिनेट शेप है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, और उन पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। तो इसको हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कि आपका जो है 3 टाइप ऑफ जो है सेल ऑर्गेनेली आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल हो सकते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल हो सकते हैं, या बिना कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स, पेरियोक्सियम्स आपके होते हैं, जिसको आगे बताएंगे हम लोग। ये ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ठीक है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड होते हैं। आगे और भी बताएंगे आपको। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का जो है अपना डीएनए होता है, यानी कि ये सेल विद इन द सेल का काम करेंगे, जिनका अपना मटेरियल और अपना खुद का जो है एक अस्तित्व होता है। इसी तरीके से बिना किसी मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल भी होते हैं, जैसे राइबोसोम, सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूबुल्स। अभी सेंट्रोसोम्स जैसे मैंने आपको जो है डीएनए में शो किए थे, तो ये आपका जो है डिवीज़न में आपके हेल्प करेंगे सेंट्रोसोम्स, और माइक्रोट्यूबुल्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आपके होते हैं। इसी तरीके से हम लोग जो है इनको डिवाइड करेंगे, और काफ़ी एग्जाम में जो है MCQ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, या बिना किसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली का पूछा गया है। चलिए, तो अब हम लोग जो है 1 बाय 1 इन सभी के सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली को देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग शॉर्ट में जो है ERB कहते हैं। तो इट इज़ द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबल्स एंड शीट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब की तरह प्रेजेंट होता है, शीट की तरह फॉर्म होता है। किसने डिस्कवर किया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोर्टर, क्लॉडे और फुलम ने जो है इसको डिस्कवर किया। दीज आर प्रेजेंट इन ऑल सेल, सभी सेल में प्रेजेंट होते हैं, बट किसको छोड़ के? प्रोकैरियोट और मैमेलियन एरेथ्रोसाइड, यानी कि मैमेलिया RBC जो होता है उसमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। ये SSC, ठीक है, का पूछा हुआ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन ऑल सेल एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। एक मैमेलिया की RBC, यानी कि मैमल्स की RBC में भी नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, आपको RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको शो किया हुआ है। साथ में ये भी आपको याद रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक नेटवर्क का काम करते हैं, जो कि न्यूक्लियस के जो है चारों तरफ कवरिंग इसकी होती है। तो देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपके ऊपर जो है राइबोसोम की एक लेयर होती है, यानी कि राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दे आर एब्सेंट। तो इसी तरीके से हम लोग जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए, मेड ऑफ ट्यूबल्स मेनली, दे आर मेड ऑफ क्रिस्टेई एंड वेसिकल, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्रिस्टेनेई और वेसिकल्स का बना हुआ है, ये ओनली ट्यूब्स का बना हुआ है। हेल्प इन स्टेरॉइड, लिपिड एंड पॉलीसैकेराइड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। स्मूथ वाला जो है वो हमारी बॉडी में स्टेरॉइड, लिपिड और पॉलीसैकेराइड सिंथेसिस करता है, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें आपके राइबोसोम अटैच है, ये प्रोटीन फैक्ट्री का काम करते हैं, यानी कि हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसी तरीके से इसमें राइबोसोम एब्सेंट है, यहाँ पे राइबोसोम इसकी सरफेस पे होते हैं, और जहाँ पे राइबोसोम आपका जो है प्रेजेंट होता है
ठीक है, सॉरी इसी तरीके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मेम्ब्रान बायोजेनेसिस भी करेगा, यानी कि मेम्ब्रान्स का फॉर्मेशन भी ये करते हैं, और डिटेल में हम लोग अभी इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको एक बार, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम अटैच टू इट सरफेस, यानी कि रफ में क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम अटैच हो, इसमें आपको जो है राइबोसोम अटैच नहीं होंगे। इट इज सिचुएटेड नियर द न्यूक्लियस, इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड नियर प्लाज्मा मेम्ब्रान, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रान के थोड़े नज़दीक होते हैं। इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये बनाता है रफ, और जबकि आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस एंड प्रोड्यूसिंग न्यू सेल मेम्ब्रान, जिसमें मैंने अभी टर्म यूज़ किया मेम्ब्रान बायोजेनेसिस। तो आप देख लीजिएगा SSC CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मेम्ब्रान बायोजेनेसिस इनमें से कौन सा जो है करता है, उसमें आपका ऑप्शन में SER, RER और 2 अदर ऑप्शन आपके वहाँ पे गिवन थे। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं इसको जो है डील ज़रूर करूँगा। तो मेम्ब्रान बायोजेनेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको यहाँ पे शो किया हुआ है कि देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस शो किया हुआ है, न्यूक्लियर पोर शो किया हुआ है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे आपको जो है राइबोसोम शो किया है। जबकि ये जो न्यूक्लियस से बिल्कुल अटैच है, न्यूक्लियस से थोड़ा ही दूर प्लाज्मा मेम्ब्रान की तरफ आपका जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। चलिए तो अब हम लोग जो है इसका फंक्शंस देखते हैं। इट इज़ द ओनली ऑर्गेनल विच सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। देखिए ये सिर्फ ऐसे ऑर्गेनल है जो एक तरीके से चैनल का काम करते हैं, किसी मटेरियल को जो है वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म में लाने, लेके जाने या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तक लाने और ले जाने में हेल्प करते हैं। तो वही लिखा है, इट इज़ द ओनली ऑर्गेनली विच सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, बिटवीन साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसी तरीके से इट ऑल्सो फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड सरफेस एरिया ऑफ सम बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि ये जो है इनका जो फंक्शन होता है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क करने का काम होता है, जिसमें बहुत सारा बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए जो है सरफेस या एरिया प्रोवाइड करते हैं। इसलिए कई बार हम लोग जो है इनको एंडोस्केलेटन ऑफ सेल भी कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जो है बोन्स जो है एंडोस्केलेटन का काम करती है, इसी तरीके से एनिमल्स में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर एंडोस्केलेटन का काम करता है। इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फैट, प्रोटीन, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल, ऑलरेडी कवर करा दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले क्रूशल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स को दूर करने का वो काम करता है। एंड पॉइजन्स बाय प्रोडक्ट, यानी कि मान लीजिए कई बार कुछ एनिमल्स होते हैं वो जो है अगर गलती से किसी पॉइजनस सब्सटेंस को अगर खा लेते हैं, गलती से ड्रग्स को खा लेते हैं, तो उनकी बॉडी में जो है SCR उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करते हैं। ये क्वेश्चन जो है DSSB के एग्ज़ाम में आपका जो है पूछा हुआ है, इवन TGT लेवल पे भी ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो SCR प्ले क्रूशल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजनस बाय प्रोडक्ट, यानी कि बाय प्रोडक्ट में जो वहाँ पे बन रहा है तो उसको हटा देता है। बट याद रखना है ये कुछ हद तक ही हटा पाता है, अगर उसने एक्सेस क्वांटिटी में पॉइजनस सब्सटेंस खाया है तो उसको जो है डिटॉक्सिफाई ये नहीं कर पाएगा। हालांकि ये जो है आपका लीवर सेल्स में ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसी तरीके से मेम्ब्रान बायोजेनेसिस मैंने बताया, प्रोटीन और लिपिड प्रोड्यूस बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल की मेम्ब्रान बनाने में भी यूज़ होता है, तो इसी को हम लोग जो है मेम्ब्रान बायोजेनेसिस कहते हैं। चलिए तो हमारा जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया है कि आज की क्लास का हम लोग जो है लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जिसमें हम लोग जो है गोल्जी बॉडी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, गोल्जी अपरेटस कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रान बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक्स कॉल्ड क्रिस्टेनेई along with some large and spherical vacuoles. इट वॉज डिस्कवर बाय कैमिलियो गोल्जी, तो ये साइंटिस्ट के नाम पे आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। कैमिलियो गोल्जी ने जो है गोल्जी अपरेटस की डिस्कवरी करी थी। जब कैमिलियो गोल्जी लैब के अंदर जो है आपका ठीक है नर्वस सेल्स के ऊपर जब वर्क कर रहे थे, चूहे की नर्वस सेल पे, रेट की नर्वस सेल पे जब वर्क कर रहे थे, तब उन्होंने जो है गोल्जी अपरेटस को वहाँ पे ढूंढा था या उसकी डिस्कवरी करी थी। तो गोल्जी अपरेटस क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रान बाउंड वेसिकल्स, ठीक है, अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक्स। इन स्टॉक्स को हम क्या कहते हैं?
क्रिस्टनेई हम इन स्टॉक्स को कहते हैं, जो कि पैरेलल होते हैं और कहीं पे ये जो है कुछ लार्ज और स्पेरिकल वैक्यूल्स भी क्रिएट करता है। इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, इसलिए ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, मैमेलिया आरबीसी में, और सीवी ट्यूब्स या सीवी सेल्स ऑफ प्लांट के अंदर भी जो है एब्सेंट होते हैं, जो कि आपका जो है फ्लोएम का एक पार्ट है। तो कंपेनियन सेल्स, सीवी सेल्स, ये सब हम लोग जो है पूरा का पूरा टिश्यू चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, मैमेलियन आरबीसी एंड सीवी सेल्स में एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक डायग्राम शो किया हुआ है, सिस फेज शो किया हुआ है आपको, और आपको जो है ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफेज शो किया हुआ है। यहाँ पे जो है ल्यूमेन शो किया हुआ है आपको, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल यहाँ पे शो किया हुआ है, और ये जो पैरेलल लेयर्स आपको यहाँ पे शो की है, इनको हम लोग जो है क्रिस्टनेई कहेंगे। ठीक है, अगर किसी मटेरियल को यहाँ पे सिंथेसिस होना है तो वो जो है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स यानी कि सिस फेज की तरफ आएगा, और आउटगोइंग फेज से वो मॉडिफाई होके बाहर की तरफ निकल जाएगा। अभी पूरा फंक्शन में मैं इसको आपको बताऊंगा। इसी तरीके से देखिए, डायग्राम तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो बच्चे सीटेट वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए जो है इस डायग्राम में से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे कोई भी मटेरियल जो है वो प्रिपेयर किस फेज से होता है, तो ट्रांस फेज से होता है, बनने के लिए किस फेज से आएगा, सिस फेज से आएगा। और आपका जो है ये जो पैरेलल वेसिकल्स यहाँ पे अरेंज करके शो किए हैं, ये सब क्या आपके क्रिस्टनेई, ये किस में होते हैं, गोल्जी अपरेटस के अंदर होते हैं। तो चलिए इसका फंक्शन की बात करते हैं। इट्स फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकिंग एंड सेक्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द वेसिकल। यानी कि जनरली इसका काम क्या होता है, किसी मटेरियल को स्टोर करना, मॉडिफाई करना, पैक करना और सेक्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को वेसिकल्स में सेक्रेट करना। यानी कि एक तरीके से मान लीजिए किसी भी सेल को किसी टाइप के मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। अब मान लीजिए सेल को अगर वो मटेरियल चाहिए तो यहाँ पे तो क्या होगा, ओनली एंड ओनली साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया जाएगा, तो उसको वेरियस सेल जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल वो उसको जो है ढाल देता है, जिसमें स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकिंग वगैरह वो कर सकता है। तो ये काम कौन करता है, गोल्जी अपरेटस करता है। इट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये जो है लाइसोसोम की फॉर्मेशन करता है। इसी तरीके से इट इज़ सेक्रेटरी इन नेचर, इट हेल्प इन मिलानिन सिंथेसिस, ये जो है मिलानिन नाम का सब्सटेंस भी सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से अगर हम धूप में रहेंगे तो हमारी स्किन का कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा, और हम जो है ज़्यादा अमाउंट में उस धूप को जो है टोलरेट कर पाएंगे, हीट को जो है टोलरेट कर पाएंगे। तो मेलानिन का सिंथेसिस भी आपका जो है गोल्जी अपरेटस ही करता है। इसी तरीके से इट इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी ये कई जगह बनाता है। तो देखिए कितने सारे पॉइंट जो है मैंने आपको गोल्जी अपरेटस के यहाँ पे बता दिए। तो यहाँ पे देखिए आपको दोबारा से एक बार जो है गोल्जी अपरेटस में क्रिस्टनेई जो है आपको यहाँ पे शो किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है इसलिए जो मैंने इसको यहाँ पे रखा है। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्टूडेंट। थैंक यू।